हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण। आज हम लोग केमिस्ट्री 11th नीट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाला है। नीट का तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द स्क्रीन इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन की जो डी इलेक्ट्रॉन है उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगी। तो वी ऑल नो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसका सिंपल एक ऑर्डर है कि एस, पी, डी एंड एफ। ओके, तो जो डी है उससे स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसकी है? पी की है, और उससे कम किसकी है? तो फ्लोरीन की है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इक्वल टू द पी इलेक्ट्रॉन्स। क्या पी इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है? नहीं होती है, तो फर्स्ट नहीं आएगा। सेकंड है मच मोर देन पी इलेक्ट्रॉन्स, ये तो पी इलेक्ट्रॉन से बहुत कम ही है। ठीक है, फिर सेम एज एफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं। और लास्ट में लेस देन पी इलेक्ट्रॉन, हाँ पी इलेक्ट्रॉन से कैसी है? लेस है। इसका मतलब कि आपको क्या आंसर क्या करना है? डी ऑप्शन आएगा ना, लेस देन पी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी इलेक्ट्रॉन से कैसी है? कम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर जो कि बन जाएगा कौन सा? दिल्ली वाला बनेगा, लेस देन पी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, क्योंकि पी से तो कम ही होने वाली है। 47, द रेडियाई ऑफ एफ, एफ माइनस ओ एंड ओ माइनस 2। रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा? हमको पता है कि रेडियाई जो होती है, यानी कि उसका हम लोग क्या बोलते हैं उसको, साइज, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो खैर देख लो किसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज पहले है। एक यहाँ पर भी ऑप्शन है, एक यहाँ पर भी ऑप्शन है। फिर सेकंड देखो, एफ माइनस लास्ट में चला गया, यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये एफ माइनस, बस एक ही है जिसमें ऑर्डर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, O माइनस 2 एफ माइनस एफ एंड O। क्या क्लियर है? इसके बाद चलते आगे, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 48, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ऑलमोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होता है, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इन सब की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो मेनली क्या होती है? नेगेटिव होती है। एकमात्र ऑप्शन ये है मैग्नीशियम, जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज मैग्नीशियम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे अच्छे से, तो आपको पता होगा क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, जबकि मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन आर। तो हमको ये तो पता ही रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू किसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप नंबर 16 और 17 की बात करें, क्योंकि यहाँ पर 15 भी है, 16 भी है और 17 भी है। 17 में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन है ना, ऑक्सीजन, सल्फर होता है। ओके, और फॉस्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू वो हेलोजन में है। सबसे ज्यादा तो किसका है? क्लोरीन का है। यहाँ पर क्लोरीन का होने के लिए सबसे एप्रोप्रिएट जो आंसर बन रहा है कि क्लोरीन इन सब में ज्यादा है, वो एकमात्र ऑप्शन यही है कि जिसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। और उसके बाद क्या आएगा? आपका सल्फर आ जाएगा, देन आपका आएगा ऑक्सीजन एंड देन आपका आएगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो आपको कौन सा होगा? ए होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में। ठीक है, एक ही है वो ऑप्शन। ठीक, चलो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला है? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड। तो हमको पता है जैसे जैसे ऑक्साइड्स में नंबर ऑफ चार्ज, ऐसा बोल सकते हो, नंबर ऑफ चार्ज, या तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर भी बढ़ने वाला। खैर यहाँ पे देखो आपको क्या क्या गिवन है। तो SO3 है, SiO2 है, ClO3 है। तो पहले तो चेक करो लास्ट में सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3 + 6 होगा। क्लोरीन का 14 14/2 + 7 हो जाएगा।
ओके, इसका +6 है ना, इसका +5 है और इसका +4 है। देखो इस तरफ जाने पर क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है ना। बाकी कोई केस में नहीं बढ़ रहा है, इसमें +6 है, यहाँ पे +7 है, तो कम हो रहा है। बी ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ने पे क्या होगा, एसिडिक जो नेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। खैर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 बोला है Which of the following series of transition in spectrum of hydrogen atom falls in visible region? खैर ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है। विजिबल रीजन हमको कहाँ मिलेगा, तो वो मिलता है बाल्मर सीरीज में। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, बाल्मर सीरीज। क्योंकि विजिबल रीजन आपका वहीं पर आता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि n=1 है, जो कि लाइमन सीरीज होता है, जो कि कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलता है यूवी में। और सेकेंड n=2 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज, और वो हमको कहाँ मिलता है, विजिबल में। ठीक है, तो चीज आपको ध्यान में रखनी है। खैर उसके बाद चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस जो है उसका रीजन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है। तो सबसे पहले पूछा है हाई न्यूक्लियर चार्ज। क्या हाई न्यूक्लियर चार्ज जो है वो उसका रीजन है कि नहीं, वो चेक करना है। तो हाई न्यूक्लियर चार्ज जो है वो, क्योंकि चार्ज से पता चलता है जेड इफेक्टिव वाले के केस में। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, तो वो तो डिपेंड करेगा। तो आपका फर्स्ट है वो तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, उसका रीजन नहीं है। ठीक है, सेकेंड आपको पूछा है लार्ज एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का बढ़ना। हाँ, तो वो इसका रीजन नहीं है, पूछा ना इज नॉट द रीजन फॉर द हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सेकंड आपका जगह हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पूछा है इजी टू गेट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6। हाँ, तो देखो ये उसका रीजन हो सकता है, क्योंकि हेलोजेंस में क्या होता है, तो Cl- के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे कि 3s2 3p5 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इज 3p6। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से एड ही तो करते हैं। हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो कि हाँ, ये उसका रीजन हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में बोला है हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स, तो कि क्या क्या हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल से हम लोग बता सकते हैं कि जो हैलोजेंस है उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर है? नहीं, क्योंकि फ्लोरीन में क्या होता है, तो कि 2p5 होता है, हाफ फिल्ड तो होता ही नहीं है। क्लोरीन में देखो तो क्या होता है, 3p5 होता है, तो हाफ फिल्ड तो है ही नहीं, तो ये उसका रीजन नहीं बन सकता। तो आपके पास ऐसे दो पॉइंट है जिसके कारण हम लोग नहीं कह सकते कि हैलोजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हायर होगा। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ, जिससे हमको पता चलता है कि, क्योंकि करेक्ट ही आंसर पूछा हमको, जिससे हमको पता चलता है कि ये रीजन नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है। ठीक है, चलो फर्स्ट पूछा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस इज एंडोथर्मिक। ठीक है, तो क्या ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं? हाँ, जब भी इलेक्ट्रॉन मतलब नोबल गैसेस होते हैं उसमें कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड होने के कारण हमको एनर्जी देनी पड़ती है, जहां पर एनर्जी देनी पड़ती है वो एंडोथर्मिक है। मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। ठीक है, हमको ऑप्शन कैसे दिए देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है आपके पास, अच्छा 1 2 3 ऐसे ऑप्शन है। ओके, तो एंडोथर्मिक ही होगा फर्स्ट वाला केसेस। ठीक है, फिर पूछा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। हाँ, ये हमने पढ़ा हुआ है, Cl की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि ये क्या था, आपका एक्सेप्शन था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, करेक्ट है। दूसरा पूछा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर। हाँ, ये भी एक्सेप्शन वाला केस है। ऑक्सीजन और सल्फर के केस में सल्फर की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पूछा है इलेक्ट्रो एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन मोर देन फॉस्फोरस। नहीं, हाँ, तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा है देन फॉस्फोरस। ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 1 2 एंड 3। बस आपको ये ध्यान रखना था कौन सा था, 1 2 3। ओके, ये वाला बॉम्बे।
ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, 1, 2 और 3। फिर समझ में आ जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। ओके, चलो इसके बाद आपको पूछा है अकॉर्डिंग टू बोहर थियरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6th ऑर्बिटल। देखो 6th ऑर्बिट जो आपके पास है उसमें एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा। वी ऑल नो एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो क्या होता है, NH/2 ठीक है। n इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रैक्शनल 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो खैर 6th ऑर्बिट के लिए पूछा है तो पुट कर दो 6h/2 तो आपका क्या आंसर ये है, कहीं पर भी नहीं है। यहाँ 2 से 3 मतलब डिवाइड कर दो, क्या आएगा 3h/π। क्या ये आंसर है, हाँ ये आंसर है ना, ये रहा C। बस तो ये उसका क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपको कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है बोहर के क्वांटाइजेशंस। फिर पूछा है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। देखो 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एक सेम ऑर्बिटल को क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। हाँ, तो इन दिस केस फॉर एग्जांपल ये 3s2 होता तो क्या मैं सेम ऑर्बिटल में ऑक्यूपाइड कर रहा है, उसको मैं कैसे डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू तो सेम ही है, मतलब मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तो मतलब नहीं बता सकता। फिर r की वैल्यू चेक करें तो इस s के केस में 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो मैं यहाँ पर भी नहीं बता सकता। फिर आपके पास आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो m इज इक्वल टू 0 है, अगेन इसमें भी m इज इक्वल टू 0 है। तो दोनों केसेस में यहाँ पर 3 जो क्वांटम नंबर है वो क्या है, सेम है। एकमात्र क्वांटम नंबर है s इज इक्वल टू +1 और -1/2, क्योंकि एक का वैल्यू +1/2 है तो जबकि दूसरे का वैल्यू क्या है, -1/2। तो सेम ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर से ही क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 56 रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको क्या चेक करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट चेक करना है, क्योंकि हम लोग कभी क्वेश्चन है ना 2 बार रीड करना चाहिए, तब भी पता चले कि हाँ मुझे मतलब फाइंड क्या करना है या कैलकुलेट क्या करना। तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, यस ये तो करेक्ट आंसर है, रॉन्ग नहीं है, ठीक है। आंसर मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर इज मोर देन फॉस्फोरस, हाँ ये भी कैसा है, सही है स्टेटमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सिलिकॉन इज मोर देन कार्बन, हाँ सिलिकॉन की वैसे क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये भी क्या है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियॉन इज मोर देन फ्लोरीन, नहीं इसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, इसकी नेगेटिव। तो इन दिस केस हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में फ्लोरीन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नियॉन, ठीक है। तो आपका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दिल्ली होगा। ओके चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्या बोला है, बोला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। चलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की कितनी गिवन है, -348 किलो जूल पर मोल, ठीक है। पूछा है देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज, हमको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में क्लोरीन की क्या है ज्यादा, तो फ्लोरीन की क्या होनी चाहिए, कम। तो आप ऐसा वैल्यू देखो जो -348 से क्या हो, कम हो, ठीक है। तो ये तो सेम हो गया, ये सबसे ज्यादा है, ये भी 348 से ज्यादा है, तो एकमात्र ऑप्शन ये है जो उससे कम है, बस। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा -333 किलो जूल पर मोल। समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या याद रखना है, ये रेशियो याद रखना है कि फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, है ना। तो आप जरा चेक करने बैठो, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे पहले जिसकी कम होगी वो आएगा, ठीक है। तो आप पहले तो ये चेक करो कि जो आपको एलिमेंट गिवन है उसमें सबसे ज्यादा किसकी है। हाँ आप चेक करें ना, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, आपके पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो चेक करो
कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, तो एकमात्र ऑप्शन है एन इन सब में। तो एन सबसे ज्यादा ऐसा ऑप्शन एकमात्र ऑप्शन ये है, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं। अगर हाँ दोनों जगह एन एन आता तो फिर मुझे दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ता, बट यहाँ पर एन एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज्यादा है बस। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इन दिस केस आपका आंसर क्या होगा, चेन्नई होगा। ठीक है, तो 58 में क्या आने वाला है, चेन्नई, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, चलो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है 59। तो 59 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान रखना। पूछा है विच ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। बारिश का मौसम है ना, बारिश आ गया, वाह वाह। आई होप आप भी जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके हाथ में भी चाय होगी, सॉफ्टवेयर पे बैठे होंगे, एक हाथ में पेन होगा और एक हाथ में पेपर होगा। वाह वाह क्या नजारा है। खैर हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 59 में। पूछा है विच ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल कौन सी होती है, तो देखो यहाँ पे एस, पी, डी और ऑल ऑफ दिस। तो बताओ, हम सबसे पहले बात करते हैं डी की। तो डी में देखो डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स भी होता है। तो वो ऐसे उन लोगों की एक्सिस फिक्स है, ठीक है, कि हाँ इतनी रीजन में मिलेगी। जैसे कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हाँ ये एक्सिस पे होते हैं तो वो डायरेक्शनल है। पी, तो पी भी पी एक्स, पी वाई और पी जेड एक्सिस पे होते हैं, वो भी डायरेक्शनल है। एक एस ऐसा है जो कि आपको क्या मिलता है, राउंड शेप में, है ना, स्फीयरिकल होता है। स्फीयरिकल में आप लोग कहीं पर भी एक्स वाई जेड नहीं लगा सकते। ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल कौन सी हो जाएगी, एकमात्र आंसर एस। तो एस आपका क्या होगा, नॉन डायरेक्शन। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। पूछा है द साइज डिक्रीज इन द ऑर्डर। हाँ साइज डिक्रीज हो रहा है, O-2 फिर Mg2 प्लस Al3 प्लस। इन दिस केस O-2 का ज्यादा है, Mg2 प्लस इससे कम, Al3 प्लस। हाँ ये तो सही है। इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, मतलब इसके लिए रीजन बोला है, द साइज डिक्रीज इज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। हाँ जैसे जैसे एटॉमिक नंबर देखो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम बढ़ रहा है ना, वैसे साइज भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है और जो रीजन है वो उसका कंप्लीट क्या है, एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इन दिस केस आपका आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आंसर जो है वो ए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे अपना क्वेश्चन नंबर 61। देखो 61 में क्या बोला है, मैं जरा अपनी पेन चेंज कर लूं। हाँ चलो 61 में बोला है इन आयनाइजेशन पोटेंशियल वर्सेस एटॉमिक नंबर, कर्व पीक्स आर ऑक्यूपाइड द इनर्ट गैस। आयनाइजेशन पोटेंशियल वर्सेस एटॉमिक नंबर, कर्व पीक्स आर ऑक्यूपाइड बाय इनर्ट गैस। मतलब जब आयनाइजेशन पोटेंशियल वर्सेस आईपी वर्सेस एटॉमिक नंबर को हम लोग चेक करते हैं, एटॉमिक नंबर, तब उन्होंने बोला है कि क्या कर्व मिलेगा आपको इनर्ट गैस का। हाँ, क्योंकि जब आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात होती है तब लास्ट में जो 18 ग्रुप है वो हमारा कौन सा है, इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस का भी पीक आपको मिलेगा, है ना। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब हमको पता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पे क्या होता है, आईपी भी मिलता है आपको। तो वो कर्व भी मिलेगा आपको कि कब कहाँ जाके वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वो आपको कर्व मिलेगा ऐसे। दूसरा बोला है, रीजन बोला है कि NH2 NP6 क्या होती है, स्टेबल होती है। हाँ तो स्टेबल तो होती है, वही उसका क्या है रीजन, क्योंकि वो कर्व पिक आपको मिलेगा कहाँ पर, इनर्ट गैस पे। क्योंकि जैसे जैसे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जाएगा आपका आईपी भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो लास्ट ऐसे केसेस में धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर आपको एक कर्व मिलेगा जहां पर क्या है, NH2 NP6 जो कि है इसका रीजन, एक कर्व कहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर क्या है, करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
चलो इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 62। assertion है ionization potential of K is numerically same as the electron affinity of K plus। हाँ मतलब आयनाइजेशन IP ऑफ K जो होता है वो इक्वली होता है किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ K प्लस। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, हमको पता है। दूसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोथ डिपेंड्स ऑन स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ ये भी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे डिपेंड करते हैं, हाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं ना। बट क्या ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं। दोनों ही हम लोग स्क्रीन इफेक्ट से ये नहीं बता सकते, हाँ डिपेंड तो दोनों करते हैं, बता नहीं सकते कि वैल्यू सेम होगी, ठीक है। इसके लिए और भी ज्यादा कुछ रीजंस होते हैं, बट एक स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला इफेक्ट जो रीजन है वो हम लोग यहाँ पर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो बोथ है तो करेक्ट, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनना चाहिए वो कौन सा बन जाएगा, लाइट तो यही है, बॉम्बे बनेगा, क्योंकि वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है। चलो इसके बाद चलते आगे। पूछा है द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट फाइंड करना, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके पास द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। हाँ तो जितने भी पीरियोडिक फंक्शन हम लोग देखते हैं, साइज हो गया, आईपी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, कुछ भी, वो किसके लिए है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट। दूसरा नॉन मेटालिक एलिमेंट है लेस इन नंबर देन मेटालिक। हाँ नॉन मेटालिक बहुत कम है एज कंपेयर टू मेटालिक, क्योंकि मेटालिक वाले में डी ब्लॉक पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है, ठीक है। तीसरा बोला है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट अलोंग द पीरियड वेरी इन अ रेगुलर मैनर विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। हाँ यहाँ पे क्या बोला है कि रेगुलर मैनर में ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं इन एटॉमिक नंबर। हाँ कई बार कुछ एक्सेप्शन भी तो होता है ना, यस, क्योंकि हमको पता है बेरिलियम और बोरॉन के केस में बेरिलियम पूरा भरा है, तो बेरिलियम की आईपी क्या हो जाती थी, ज्यादा, बेरिलियम की क्या हो जाती थी, कम। जबकि आपको पीरियड में क्या चेक करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आईपी क्या होती है, इंक्रीज, बट यहाँ पर तो बेरिलियम की इंक्रीज हो रही है। बट मतलब रेगुलर मैनर में वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अक्रॉस द लेफ्ट टू राइट पीरियड। हाँ ये दोनों भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। जो कि रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज तो होती है, बट इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो IP2 ऑफ कॉपर इज मोर देन IP2 ऑफ Zn। चलो चेक करते हैं। जब हम लोग IP2 की बात करते हैं तो पहले तो आएगा 4s1 और 3d10 उसमें, जो फर्स्ट IP आपकी, और फिर आएगा 4s2 और 3d10, ठीक है। यहाँ फुल्ली फिल्ड है तो इसकी ज्यादा होती है IP1, बट IP2 की बात करो तो ये सिर्फ हो जाएगा 3d10, और ये क्या हो जाएगा 4s1 3d10, ठीक है। ये फुल्ली फिल्ड है, तो हाँ कॉपर की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी IP2, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ही करेक्ट है, तो बाकी अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। पूछा है द ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हाँ नॉन मेटालिक कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले तो नॉन मेटल क्या होता है, गैस होते हैं, तो गैस वाले तो पहले आना चाहिए, समझ में आ रहा है। नॉन मेटालिक कौन होते हैं, गैस होते हैं, तो गैस तो पहले आना चाहिए। मेटल में क्या है, हाँ फॉस्फोरस भी है, सल्फर भी है, तो वो बाद में आना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले केस में तो क्या आना चाहिए आपका, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। फिर नाइट्रोजन आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, दोनों में सल्फर आना चाहिए, फिर फॉस्फोरस। ये ऑर्डर बनना चाहिए। अगर ये ऑर्डर है तभी सही है, अदरवाइज ये क्या है, गलत है, ठीक है। चलो इसके बाद I2
कॉपर इज ग्रेटर देन पोटेशियम? नहीं, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड देखने जाएंगे तो पोटेशियम की क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। ठीक है, मुझे द ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन Na+, Mg2+, Al3+, मोबिलिटी ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे मोबिलिटी का मतलब क्या है, मोबिलिटी अगर गुजराती में बोले वहनता, गुजराती मीडियम वालों के लिए वहनता। देखो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता है ना, चार्ज कब इंक्रीज होगा, जब जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, चार्ज इंक्रीज होने पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्डर आपका मोबिलिटी का ये नहीं होना चाहिए, मोबिलिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए उल्टा, मतलब कि Al3+ है उसमें क्या है, सबसे कम है, फिर Mg2+ और फिर Na+। समझ में आ रहा है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट कॉपर है जो कि मोर देन किसके है, Ip2। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या पूछा है, फॉर्मेशन ऑफ Mg2+ एंड Al3+ बोथ रिक्वायर द एब्सॉर्प्शन एनर्जी। हाँ देखो, जब हम लोग क्या बनाते हो Mg2+ तो वो कैसे बनेगा, तो Mg सॉलिड से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कब लॉस करेगा, जब उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये एब्सॉर्ब करेगा, अंदर शोषण करेगा। ठीक है, फिर Al3+, उसमें भी सेम वही, एल्यूमिनियम सॉलिड है उसमें से क्या बनेगा, Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये तो आपका कैसा है, सही है स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा बोला है तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही। रेडी, ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे है। अच्छा TF वाला है, ओके। द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज वैल्यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या सही तरीके से दे रहे हैं वो हमको चेक करना है। हाँ, तो ऑक्सीजन के केस में हमने देखा था, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, इन दोनों में केस में ये होता है, ओके, और फिर ये होता है, और ऑक्सीजन बेचारा लास्ट में ही चला जाता है। हाँ, तो ये ऑर्डर होना चाहिए, यही है। हाँ बस, तो स्टेटमेंट 2 भी आपका कैसा है, सही। ठीक है, चलो स्टेटमेंट 3 की बात करें। द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन आउटर ऑर्बिटल। भाई साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वहां पर सिर्फ होता है जेड इफेक्टिव, या तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो वो किसके कारण अफेक्ट होता है, जेड इफेक्टिव या न्यूक्लियर चार्ज के कारण अफेक्ट होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन आता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट में पूछा, केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशंस एज वेल एज न्यूक्लियर मासेस। हाँ, ये थोड़ा सोचने वाला है ना, कि केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स है वो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो ये तो सही है, बट कॉन्फिगरेशन एज वेल एज न्यूक्लियर मासेस, न्यूक्लियर चार्ज अगर बोले तो थोड़ा सही है, बट न्यूक्लियर मास पे वो डिपेंड नहीं करते। ठीक है, मास कुछ भी हो सकता है हम लोगों का, तो वहां से हम लोग डिपेंडेंसी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो मतलब 2 सही है और 2 क्या है, गलत। तो आपके आंसर कौन से बन जाएंगे, ATTFF। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। 66 पूछा है, साई इंडिकेट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स। हाँ, साई जो कि क्या है, वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन की वेव्स दिखाने के लिए, मतलब ये तो आपका क्या है, सही है। दूसरा बोला, साई स्क्वायर डोनेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। यस, ये भी सही है। साई स्क्वायर क्या बताता हमको, हाँ बताता ना, कि इलेक्ट्रॉन के अराउंड, सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो है आपका साई स्क्वायर, जिसके ग्राफ्स हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, जो कि क्या मिल रहे थे, पॉजिटिव मिल रहे थे, है ना। ये ध्यान रखना है। तो एक तो एम्पलीट्यूड बता रहा है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि साई के जो ग्राफ्स होते थे वो हमको ऐसे नीचे के टुवर्ड्स मिलते, और उनका ग्राफ्स एम्पलीट्यूड ऊपर मिल रहा है, उसका एम्पलीट्यूड नीचे मिल रहा है। ठीक है, तो है तो दोनों करेक्ट, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बॉम्बे आ जाएगा, A एंड R। ये चीज आपको ध्यान। ठीक, चलो
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ वेवलेंथ 200 एंगस्ट्रॉम एंड 800। हाँ, ये तो आपको आता ही होगा क्योंकि लेमड़ा गिवन है और एनर्जी पूछी है, तो हमको पता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लेमड़ा 2 अपॉन लेमड़ा 1। लेमड़ा 2 कितना है 8000 और वो है 2000। 3 से 3 गया, 2 2 4, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 4 सेम 1, तो 4:1 आएगा। चलो 4/1 कर देता हूँ, तो E1 इज इक्वल टू 4E2। क्या ऐसा है कोई ऑप्शन है? हाँ है ना। तो E1 इज इक्वल टू 4E2 जो कि आपको क्या देगा, करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, चलो तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। A de Broglie equation has significance for any microscopic and submicroscopic particles। हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि वही इतना फास्ट मूव करते हैं कि हमको वो वेव्स की फॉर्म में लगते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो वेव्स की फॉर्म में लगते हैं ना, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे शाये लेके आए थे वर्क फंक्शन, सॉरी वेव फंक्शन वाला। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या है आपका सही है। सेकेंड, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना जितना मास कम होगा इतना वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा। जितना वेवलेंथ ज्यादा होगा इतना हम लोग उसकी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो। और मास किसका कम होगा? हाँ, सब माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, चल इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 69 में। थोड़ी जगह बना लो, चलो जगह मिल जाएगी। 69 में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड इफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n = 3 to n = 2। 3 और 2 में फॉल हो रहा है तो हाइड्रोजन के लिए। देखो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। हाँ, आपको याद होना चाहिए n = 2, n = 3, n = 3। ठीक है, ये -13.6, -3.4, -1.51 बोला है। जब 3 to 2 में जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे आएगा, तब एनर्जी इमिटेड होगी, तो वो कितनी इमिटेड होगी, तब जाके वो 1.5 माइनस को छोड़ के 3.4 में आएगा। तो यहाँ का डिफरेंस आपको पता होगा डेल्टा ई का, जो कि 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, और 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो ये जरा याद रखना है। ऊपर जाओगे तो 0.66 आता है, यहाँ पर नीचे आओगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखना। अब 3 में से 1 में आओगे तो 12.09 होता है। बस एक ही ऑप्शन है 1.9 वाला, बस तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इन बोहर सीरीज ऑफ लाइन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड correspond to which of the following inter-orbit jump from the electron for Bohr orbit? ओके भाई, ध्यान रखना। बोहर है, बोहर सीरीज ऑफ लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, रेड एंड corresponding to which of the following बोहर ऑर्बिट्स ऑफ द हाइड्रोजन। थर्ड लाइन में पूछा ना, तो थर्ड लाइन कौन सी है, रेड एंड। तो मतलब NF इक्वल टू वो मतलब कहाँ से, अगर हम लोग बाल्मर सीरीज की बात करें, बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज में क्या होता है, NF जो है वो, Ni जो है वो इक्वल टू 2 में आता है, और NF 3, 4 एंड 5, क्योंकि थर्ड लाइन यही है 5 वाली। वापस रीड कर दो, ध्यान रखना। The Bohr series of line of the hydrogen spectrum, the third line from the red end, corresponding to which of the following inter-orbit jump from electron of Bohr orbit in atom of hydrogen। ठीक है, तो रेड एंड पूछा है। अब रेड एंड वाली लाइनें तो कहाँ मिलती है हमको, बाल्मर सीरीज में मिलती है। ठीक है, तो थर्ड लाइन से जंप करेगा, और वो कहाँ आ रहा है, सेकेंड में। ठीक है,
तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 1, 2 और 3 थर्ड, तो मेनली वो फिफ्थ लाइन में होगा और वो कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 5 to 2, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 5 to 2, जहां पर वो आ रहा है, क्योंकि रेडियल लाइन है। रेडियल लाइन आपको कहाँ मिलती है, बाल्मर सीरीज में। ठीक है, थर्ड लाइन पूछी है, तो वैसे आप अगर आंसर देना चाहो तो दे सकते हो यहाँ से, ये वो 5 से कहाँ आ रही है, सेकेंड में आ रही है, बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा ए। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते आगे, यहाँ पर पूछी गई है कुछ कैलकुलेशन। ठीक है, चलो फिर थोड़ी जगह बना लो। आपके पास एक 25 वॉट का बल्ब है। ओके, E इज इक्वल टू 25 वॉट। वॉट का मतलब होता है 25 जूल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मतलब एनर्जी आपको गिवन है। मोनोक्रोमिक येलो लाइट्स वेवलेंथ 0.57, मतलब लेमड़ा आपको गिवन है 0.57 माइक्रोमीटर, क्योंकि 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, पूछा है कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन पर क्वांटा पर सेकेंड। हाँ, आपको फॉर्मूला याद है ना, E इज इक्वल टू NHC अपॉन लेमड़ा। पर सेकेंड पूछा है, मतलब T लगा दो, तो आपको तो यही फाइंड करना है। ठीक है, पर सेकेंड पूछा, T की जगह एक ही लिखना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग क्या लिखोगे, ये हो गया आपका 25 जूल सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू N/T आपको फाइंड करना है, इनटू H की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मीटर गिवन है, हम लोग क्या करते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, ये जूल इंटू सेकेंड था, और अपॉन क्या हो जाएगा, हाँ लैम्बडा जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी लैम्बडा तो गिवन है 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कट, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स उठ जाएगा, जूल से एक जूल उठ जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, सेकेंड। तो पर सेकेंड में कितने मिल रहे हैं, जब आप ये कैलकुलेशन करोगे N/T की, 25 इंटू 0.57 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ जब आप ये पूरी कैलकुलेशन करोगे तब आपका आंसर निकल के आएगा 7.16 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो 19 वाला होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू देखो -34 है, ऊपर जाएगा तो +34, ये 10⁸ है, ऊपर जाएगा तो -8, और ओवरऑल आंसर आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। फिर आपका जो आंसर है वो कौन सा बन जाएगा, बॉम्बे 7.16। ठीक है, ये थोड़ी कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हो। ठीक, फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको गिवन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है न्यू नॉट इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻14। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड एंड द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू आपको गिवन है कितना है, 1 है, 1.0 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, खैर हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या है, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं एच को कॉमन निकालूं तो न्यू माइनस न्यू नॉट होगा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर एच की जगह 6.6 इंटू 10⁻34, और मुझे क्या करना है, इस दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या कर दूं, न्यू तो ये रहा, तो 1 की जगह अगर मैं उसको 10 कर दूं, 10, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 1.0 इंटू 10⁻15 है ना, एक पॉइंट इधर लेके जाओ तो ये कम हो जाएगा। हाँ, तो इसका आंसर 10 इंटू 10⁻14 होगा, तो ये पहले लिख लो 10 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट कितना है 7 इंटू 10⁻14, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको पूछा गया है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाँ तो देखो 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻14
इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। 6 2 12, 6 18, 1 और 19। ठीक है, कितने पॉइंट काटने हैं? 1 पॉइंट काटने, इंटू 10⁻, ये 0 और ये कितना हो जाएगा -20 के आसपास। ठीक है, जूल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब देखो 1 पॉइंट इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा -19 होगा ना, और -19 वाला क्या आपको आंसर दिखाई दे रहा है 1.98 इंटू 10⁻19 जूल। है कोई ऑप्शन ऐसा? हाँ ये रहा ना, दिल्ली ऑप्शन। बस अगर इजी कैलकुलेशन है तो आप लोग इतना फास्ट थोड़ा कर सकते हो और हो जाएगा। ठीक है, इतनी कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद चलते आगे। क्या गिवन है आपको? तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन सा? देखो जिंक, कॉपर, आयरन, ये सारे ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो कि जिंक क्या होता है? नॉन ट्रांजिशन होता है, फुल्ली फिल्ड है। स्ट्रोंशियम है ग्रुप नंबर 2 से, एस ब्लॉक से आया, जो कि आपका क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। बस ये आपका एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। इसमें क्या आ जाएगा? स्ट्रोंशियम आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्या बोला है? बोला है विच रिप्रेजेंट अ पॉसिबल अरेंजमेंट। भाई ध्यान रखना थोड़ा, इधर यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि पॉसिबल अरेंजमेंट कौन सा है, बट स्टिल आपको ऐसा क्वेश्चन मिला होगा विच रिप्रेजेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल कौन सा नहीं है। देखो मैं थोड़ा लिखना चाहूँ तो थोड़ी जगह बना लूँ आगे वाले क्वेश्चन को थोड़ा रिमूव करके। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देखो एन एल एम की वैल्यू गिवन है, ये 3, 2 की वैल्यू 0, एल इज इक्वल टू 0 1 2 है, 3 है, तो एस पी डी एंड एफ होगा। ठीक है, तो अगर 3 है तो पहले वाले केस में क्या बनेगा? 3, एल की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा? डी, और डी में तो -2 होता ही है, तो मतलब ये तो क्या है? आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर पूछा है 4, एस के लिए तो क्या होता है? 0 होता है 4s, और एस में एम भी 0 है, तो मतलब ये भी क्या है? करेक्ट है। ये दोनों करेक्ट है। फिर देखो 3 और डी, एल कितना पूछा है? 2, मतलब डी है, और डी में क्या -3 होता है? नहीं होता है, वो तो -2 2 + 2 होता है। तो ये है आपका वो आंसर जो कि क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। नीचे देखो क्या पॉसिबल है? हाँ 5 है, एफ, एल कितना है? 3 है, 3 का मतलब क्या होता है? एफ, और 5f में 0 तो आता ही है। ठीक है, तो स्टिल यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? नॉट रिप्रेजेंटेड पॉसिबल अरेंजमेंट, तो वो आ जाएगा आपका 3rd। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन में ये पूछा है विच रिप्रेजेंट इज नॉट पॉसिबल अरेंजमेंट। ठीक है, चलो इसके बाद हाँ ये भी आपको एक थोड़ा क्वेश्चन है, वो स्टेटमेंट आपको थोड़ा सुधारना है। मैंने तो सुधार के दिया है, यहाँ पे मैं सुधार दिया। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड करना है। आपके पेपर में भी सुधरा हुआ मिलेगा इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि जब ये पेपर मैंने लिया तब सुधारा नहीं था, बाद में मैंने सुधारा था, आपको भी सुधारा हुआ मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा चेक करेंगे हम लोग, आपको क्या फाइंड करना है? इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो देखो पूछा है फॉर पर्टिकुलर ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम वी हैव वेव फंक्शन वी हैव मे हैव नेगेटिव वैल्यू। हाँ, हमने साई के कुछ ग्राफ ड्रॉ करे थे, उसमें नेगेटिव वैल्यू आ रहे थे, जो कि कैसा है? करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन मतलब आरपीडीएफ मे हैव 0 वैल्यू बट कैन नेवर हैव नेगेटिव वैल्यू। हाँ, जितने भी हमने ग्राफ्स ड्रॉ किए थे उसके वो ग्राफ्स आपको ऐसे मिल रहे थे, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये 0 नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, 0 मत बोल देना, ये न्यूक्लियस है आपका। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है और धीरे 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 क्या होता जाता था? बढ़ता ही जाता था। ठीक है, तो 0 क्योंकि नोड होगा तो वहां पे क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, बट वो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, सारे वैल्यू क्या मिल रहे थे आपको? पॉजिटिव। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये चौथा हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं। YZ और XZ प्लेन्स आर नोडल प्लेन फॉर DXY। देखो जरा DXY में चेक करो, तो नोडल प्लेन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे? हाँ XY है ना, तो Z नहीं है तो दोनों को दे दो, तो XZ और YZ क्या ये दोनों है?
एक्स जेड और वाई जेड, हाँ दोनों है, मतलब ये भी क्या है, करेक्ट। एक मात्र ऑप्शन ये रहा जिसमें हम लोगों को क्या चेक करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो 3D एक्स स्क्वायर माई ऑर्बिटल हैज 2 एंगुलर नोड्स एंड 1 रेडियल नोड। ठीक है, हमको पता है यहाँ पर रेडियल नोड 1 नहीं होता है, बट कितना होता है, 2, सॉरी एंगुलर नोड पूछा है ना। हाँ, एंगुलर नोड किसके ऊपर डिपेंड करता है, 3D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में डी के ऊपर। तो यहाँ पर तो एंगुलर नोड्स एल पे डिपेंड करता है, तो एल की वैल्यू कितनी है, 2 है। हाँ, ये तो थोड़ा करेक्ट है। 1 रेडियल नोड, तो 3D में अगर हम लोग चेक करें रेडियल नोड तो क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 3 तो क्या हो जाता है, 0। तो 3D में रेडियल नोड क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, 1। यही है वो स्टेटमेंट जो क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपको एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था, वो क्या है आपका, हाँ ये वाला है ना। तो एक स्टेटमेंट गलत होने के कारण आपको इनकरेक्ट ये फाइंड करना पड़ेगा, चेन्नई वाला। बाकी सारे कैसे हैं, करेक्ट। ठीक है, हाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 76 को देख के भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा, सर पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल्स के हिसाब से कौन सा नहीं है, वायोलेटेड बोला है। ठीक है, तो देखो ये तो पॉली ने तो क्या बोला था, सेम स्पिन के, हंस ने क्या बोला था, सेम स्पिन के नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसने ये भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 भरने चाहिए। स्पिन क्वांटम आर्क में, सॉरी पॉली वाले में क्या था, तो कि एक में डिफरेंट, मतलब ऐसे होंगे ऑपोजिट स्पिन वाले, सेम स्पिन वाले नहीं रहते। वो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो अकॉर्डिंग टू हंट रूल्स ये पहले ये दोनों भरे गए, फिर एक 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 भरे गए, तो ये तो करेक्ट है। फिर इसमें देखो 2 पहले भरे गए, फिर एक 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 एक, फिर वापस से डबल किया, पेयरिंग किया, तो ये भी दोनों को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 तो भर लिए, 1 2 1 2 ऐसे भरा, ये तो खाली है ना, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स पहले यहाँ पे आना चाहिए। बट पॉली हमको क्या बोलता था कि हाँ दोनों क्वांटम आर्क्स ऊपर नीचे तो है, प्लस और माइनस 1/2 भी है, यहाँ पर नहीं भरा है, तो ये हंट्स रूल्स को फॉलो नहीं, बट पॉली को तो फॉलो कर रहा है। बट यहाँ पे देखो सेम टाइप के भरे गए ना, हाँ, तो सेम टाइप वाले दोनों को ही फॉलो नहीं करते। हमको ये फाइंड करना है जो दोनों को फॉलो ना करे, बस यही है, दिल्ली। तो आपका मेन आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जरा आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ओके, चल इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 77। पूछा रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम। देखो भाई हीलियम 2+, चलो ऐसा करो मैं जगह बना लेता हूँ, थोड़ी सी निकाल ही देता हूँ इधर से। ओके भाई ध्यान रखना, ठीक है। आपको पूछा है हीलियम के केस में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n=3, और हाइड्रोजन के केस में क्या पूछा है, सेकेंड स्टेट यानी कि n=2। तो मुझे इन दोनों के फ्रीक्वेंसीज का क्या लेना है, रेशियो। तो हम लोगों ने टाइम का तो रेशियो निकाला था, n³ क्या था, z², तो फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, z²/n³, उल्टा हो जाता था ना। हाँ बस, तो मैं पहले चेक करता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम प्लस। तो इसके लिए हीलियम कितना होता है, 2 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और ये थर्ड है 3 का कितना हो जाएगा, 27, क्यूब करना है ना। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन, तो वो n³ है हाइड्रोजन के लिए, सॉरी z² है, तो हाइड्रोजन तो 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब करना। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे, रेशियो। तो फ्लोरीन क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ He+ अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन = ये हो गया 4/27 इंटू ये 1, और नीचे कितना हो जाएगा 8, तो 8 × 4 कितना होता है 32, और नीचे कितना आएगा 27। तो 32/27 ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने ये नहीं देखा कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखा है
तो आप गए, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, n इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद है 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन स्पीसीज। आयोडीन स्पीसीज के लिए हाँ ये तो बहुत बार आपको पता है ना, आई माइनस सबसे ज्यादा, फिर आई, फिर आई प्लस, बस ये बी ऑप्शन हो जाएगा आपके, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो इसके बाद आया है क्वेश्चन नंबर 79। चलो मैं थोड़ी जगह बना लूं। 79 में आपको क्या करना है, तो देखो 79 में जरा क्वेश्चन रीड करो, क्या बोला है। बोला है नाइट्रोजन लेसर प्रोड्यूस रेडिएशन एट वेवलेंथ, हाँ मतलब लेमड़ा आपको गिवन है कितना, 337.1 नैनोमीटर। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब एन आपको गिवन है 5.6 इंटू 10⁻²4। पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लेसर। बस कुछ नहीं करना, एक ही फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू NHC अपॉन लेमड़ा। एन का वैल्यू पता है 5.6 इंटू 10⁻²4, और HC के वैल्यू नैनोमीटर के केस में, क्योंकि आपको जूल में फाइंड करना है, तो बाद में आप जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो या पहले भी कर सकते हो। 1240 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये वैल्यू आपकी नैनोमीटर में है, और नीचे भी आपका क्या है नैनोमीटर 337.1। ठीक है, जब भी आप उसका पूरा कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर निकल के आएगा 3.33 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, खैर आप लोग ये कैलकुलेशन करोगे और आपका आंसर यहाँ पे कौन सा दिखा दे रहा है, 10⁻6 वाला, ये 3.33 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो ये जरा आपको कैलकुलेट एक बार करना है। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हाँ मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन छोड़ दिए क्योंकि E इज इक्वल टू NHC अपॉन लेमड़ा, स्टिल आपको यही पता होना चाहिए, बाकी तो आप लोग कर ही सकते हो डिवाइडेड और मल्टीप्लिकेशन। तो हाँ ये कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ आपको गिवन है, यस वेवलेंथ लेमड़ा आपको कितना गिवन है, 242 नैनोमीटर। सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम एटम, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नैनोमीटर गिवन है, आपको E फाइंड करना है। तो E n इज इक्वल टू HC अपन लैम्बडा ही करोगे। ठीक है, तो 1240 नैनोमीटर। अच्छा किलो जूल में है पर मोल है, तो नैनोमीटर, क्योंकि नीचे भी आपको क्या गिवन है नैनोमीटर, 242 नैनोमीटर। नैनोमीटर नैनोमीटर कट, ये वैल्यू किलो जूल सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल में आ गई। फिर ये वैल्यू आपको पूछी है कि इसमें किलो जूल में, तो इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, तो किलो जूल में आ गई। और पूछा है पर मोल, तो नीचे अगर मैं 1 मोल रखूँ तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करना है, 0.62 इंटू 10⁻23। कुल मिला के आपको ये करना है, इज इक्वल टू 1240 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में आ गया। फिर किलो जूल में तो -3 किलो जूल में आ गया, और लो ये आ गया पर मोल में, और अपन कितना करोगे 242। ठीक है, जब भी आप ये कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर निकल के आएगा 494.5 किलो जूल पर मोल। ठीक, कैसे आता है ये कैलकुलेशन आप कर लो, बाकी वो कैसे था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो फिर तो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर बन रहा है, ए 494.5। ठीक है, चलो इसके बाद 81, द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी स्टैंड्स फॉर, नोबल गैसेस की वैसे ज़्यादा है, ये आपको गिवन है He, क्योंकि बाकी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तो क्या होगी, इससे कम ही होगी। इन दिस केस आपका आंसर कौन सा बनेगा, He बनेगा। ठीक है, हाँ चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोला है, विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द सर्टेन पीरियड, तब क्या क्या होगा, सर्टेन क्या पूछा है, पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। तो देखो फर्स्ट द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज, हाँ क्योंकि आप लोग एक्टिव मेटल से जाते हो मेटल्स, मेटल से क्या जाते हो नॉन मेटल्स, तो रिएक्टिविटी तो क्या होनी है, डिक्रीज होती है, जो कि
हाँ नॉन मेटल, बट वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि क्लोरीन है, गैसियस है, तो रिएक्टिविटी तो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ गैसियस भी है। तो आप लोग ऐसा पीरियड में नहीं बता सकते कि केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज डिक्रीज होगी। कई जगह इंक्रीज होती है, कई जगह डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों है यहाँ पर इन दिस केस। तो आप सिंपली ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ डिक्रीज ही होगी, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, बस वही केस। इंक्रीज भी नहीं हो सकती, डिक्रीज भी नहीं हो सकती, वो दोनों ही रहती है साथ में। तो दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन केस भी होते हैं, तो वहां पर आप एक जगह डिक्रीज बोलो तो दूसरी जगह और कुछ मेटल है, नाइट्रोजन है, तो वहां पर आपको डिक्रीज बोला जा सकता है। ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, वहां पर इंक्रीज बोला जा सकता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज या तो फिर डिक्रीज। सिर्फ इंक्रीज सिर्फ डिक्रीज नहीं बोल सकते। ठीक है, बोला इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। हाँ, तो जब भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, मतलब आप लोग डाउन द ग्रुप भी जा सकते हो, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, नहीं हो सकता ना। हाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बस। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब चाहे लेफ्ट जाओ, डाउन द ग्रुप जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता, इंक्रीजेस होता है। ठीक है, तो इन दिस केस आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ये फुल्ली एनसीईआरटी सही है, तो जरा ध्यान रखना। द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज एक्स, एक्स फाइंड को एक्स, ध्यान रखना भाई। बस अब पहुंच ही गए हम लोग भाई। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब होता है कि आपका आर एच जो है वो क्या हो गया है, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, तो सेम ही आएगा, और उसका वैल्यू कितना है, एक्स। आपको ए नॉट की जगह क्या लिखना है, एक्स लिखना है। दूसरा बोला है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। देखना, थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा है ना, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोग एन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर से निकालते हैं। एन यानी कि थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 लेमडा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना लिखोगे, तो मुझे एक आर भी निकालना है, किसके लिए, हाइड्रोजन के केस में। तो ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर 9 और हाइड्रोजन 1, और ए नॉट की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 9x। तो आपको ये आर की जगह क्या लिखना है, इधर 9x लिखना है। तो 3 टू जा कितना हो जाएगा, सॉरी 3 3 जा 9, 3 टू जा 6, 6 पाई एक्स। आपका आंसर क्या बन जाएगा, 6 पाई एक्स बन जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा है, 6 पाई एक्स। ठीक है, तो ये जरा आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो इसके बाद 84। चलो 84 वाला क्वेश्चन भी अब देख लेते हैं। पूछा है KLMN। ओके, KLMN में K जो है वो आपकी n इज इक्वल टू 1 है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है, 1s में आ जाता है। ओके, तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर L में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो कि n इज इक्वल टू 2 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2s एंड 2p दोनों आते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, काम खत्म है। फिर M यानी कि n इज इक्वल टू 3 होता है, जिसमें 3s 3p और 3d होती है। ठीक है, तो इन दिस केस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें कितने बना, 11 भरना है। 1 2 1 2 3 4 5 6 8 हो गए, 1 2 3 4 1 8 9 10 11। ठीक है, और n यानी कि n इज इक्वल टू 4, जिसमें एक 4s आएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन। हमको पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन L इज इक्वल टू 2। अब चेक करो L इज इक्वल टू 2 कहाँ पर है, तो L इज इक्वल टू 2 कब मिलता है, 0 1 2। L इज इक्वल टू 2 कब मिलता है, तो S P और D। तो चेक करो D किस में है, यहाँ पर D है नहीं, यहाँ पर D है, हाँ है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, बस। आगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। समझ में आ जाएगा ना।
यहाँ पर L इज इक्वल टू 2 पूछा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलो ध्यान रहेगा ना, पर्टिकुलर ध्यान रहेगा। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ओके चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अब देखो 85 में हमको क्या बोला है, तो यहाँ पर आपको पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब लेवल। सब लेवल का मतलब होता है सब ऑर्बिट, या तो फिर सब शेल बोल सकते हो आप। ठीक है, एक ऑर्बिटल से और इलेक्ट्रॉन से एन शेल। एन शेल का मतलब होता है n इज इक्वल टू 4। ये एन शेल होता है ना, KLMN, n इज इक्वल टू 4 है। n इज इक्वल टू 4 में अगर मुझे कोई पूछे कि भाई सब शेल कितनी होगी, तो पहले तो 0 1 2 3 1 2 3 4, तो S P D एंड F, तो सब शेल तो टोटल कितनी होने वाली है 4। ठीक है, तो 4 वाले ऑप्शन तो सब में आ रहे हैं। तो पूछा ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का मतलब होता है n स्क्वायर, तो वो कितना होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 वाले दो ऑप्शन है, ये दोनों तो गए। फिर पूछा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होता है, तो 16 इंटू 2 कितना होता है 32, ये रहा ऑप्शन। बस आपका आंसर आ गया चेन। लो इतना टाइम लगा सर। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86। फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी। आपको फर्स्ट आईपी चेक करनी है। तो लिथियम, हाँ देखो ये तो पहले एलिमेंट के है ना, तो यहाँ पर तो सिर्फ क्या आते थे, एक तो बेरिलियम बोरॉन के बीच में देखना है, और एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में देखना है। तो नाइट्रोजन वाला ज्यादा है, यहाँ पर बेरिलियम वाला ज्यादा है। बस ऐसा कोई ऑप्शन है चेक कर लो जिसमें बेरिलियम बोरॉन से ज्यादा हो। एक ये वाला है, एक ये वाला है, ये दोनों तो आएंगे नहीं, बात खत्म। अब देखो जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा हो ऑक्सीजन से, देखो नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन से, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, बस गया। ये दो तीनों तो गए, एकमात्र ऑप्शन कौन सा है चेन्नई। बस बात खत्म। यही तो थी फर्स्ट आईपी की जो ऑर्डर है वो। ओके, बाकी किसी में ये होता ही नहीं है। उसके बाद पूछा है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स वाई जेड 19 20 और 25 रिस्पेक्टिवली। चलो एक्स वाई जेड, एक बोला है 90, एक बोला है 21, एक बोला है 25। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम शेल ऑफ दिस एलिमेंट फॉलो। हाँ एम शेल बोला है ना, एम शेल का मतलब होता है n इज इक्वल टू 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। चलो फिर 19 के लिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया ना। हाँ 12 12 और 5, सॉरी 3p6 एंड 4s1, अब हो गया ना 12 और 18 और 1। हाँ एम शेल का मतलब n इज इक्वल टू 3, तो देखो इसमें 3 और ये 3, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। तो पहले वाले केस में 8 इलेक्ट्रॉन है। 21 वाले में देखे तो कितना होता है 4s2 और 3d1, देखो इसमें 3 3 और 3 वाले ए रहे, तो 6 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। 25 वाले देखो तो क्या होता है 3d5 4s2 3d5, तो 5 6 7 8 8 और 5 13 इलेक्ट्रॉन। मतलब z आपका ज्यादा है, इसके बाद y, इसके बाद x, तो z y x कोई ऑप्शन है, z y x, ये रहा चेन्नई। बस हो गया काम, यही तो था आपको याद रखने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ बस तब तक कुछ ही क्वेश्चन रह गए। 88 द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स इन टू ऑर्बिट्स। अच्छा काइनेटिक एनर्जी, देखो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, λ1 अपॉन λ2 क्या होता है √ke2 अपॉन ke1। ठीक है, अब देखो वेवलेंथ का रेशियो आपको गिवन है 3:5, तो इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 9 कितना होगा 25 इज इक्वल टू ke2 अपॉन ke1। बट हम लोगों को तो रेशियो कौन सा लिखना है ke1:ke2, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 25:9। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 25। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि λ1 अपॉन λ2 फाइंड कर रहे हो ना, तो वहां से आपको ये रेशियो उल्टा है। अदरवाइज तो
क्या हो जाता, रेशियो उल्टा आया ना, अदरवाइज तो क्या होता के2 होता, तो टू रेश, अब दूसरे की ज्यादा थोड़े लेना, हमने तो रेशियो तो कौन सा लेते हैं, ke1/ke2। ठीक है, चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89, द करेक्ट स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन में जरा चेक करो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, जरा चेक करना 3p5 ये तो पूरे भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक है जो खाली है, तो किस में से खाली आया, 3p में से, तो n इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, l इज इक्वल टू p है तो 1 होना चाहिए, सॉरी 0 1, हाँ, और m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए p में, तो -1 0 +1 की में से ही होना चाहिए, और s इज इक्वल टू प्लस और -1/2 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। तो पहले तो 3 1 वाला ऑप्शन को है चेक कर लो, एकमात्र ऑप्शन यही है, लो आपका आंसर आ गया, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो इसके बाद एक और 90 नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी। भाई जरा ध्यान रखना, पहली बात है इलेक्ट्रॉन की, फिर बात है प्रोटॉन की, और फिर बात है अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी, तो लेमड़ा, क्योंकि एच कांस्टेंट है उसमें, 2m, टू भी कांस्टेंट है, तो उसमें चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ 1/m इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का मास तो अलग अलग है ना, तो बाकी सारे तो चेंज नहीं हो रहे। चलो तो लेमड़ा इज इक्वल टू 1/, भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो प्रोटॉन के मास से मतलब 1 AMU/1837 इंटू काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है, ई है, सॉरी कितना गया है 16E, तो ये कितना है 16E है यार, उसका कैलकुलेशन करोगे तो ये तो कितना आ जाएगा, √187/4E, मतलब 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। ये आपका लेमड़ा इलेक्ट्रॉन आ गया। लेमड़ा प्रोटॉन की बात करूं तो लेमड़ा p इज इक्वल टू 1/√, प्रोटॉन तो 1 AMU और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है 4 है, तो लेमड़ा p तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा सीधा। अल्फा पार्टिकल्स की बात करें तो लेमड़ा अल्फा इज इक्वल टू 1/, इसका मास कितना होता है, तो आपके पास मास अल्फा पार्टिकल का होगा 4, और इनकी जो एनर्जी वो कितनी है E। ठीक है, अगेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। देखो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के जो वेवलेंथ है वो तो क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ मैंने ऑप्शन यहाँ पे बनाया हुआ है कि अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन की क्या होती है, सेम होती है। आपको ऐसे 2 ऑप्शंस मिले होंगे। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन की सेम है, बट इलेक्ट्रॉन की तो इससे ज्यादा ही होगी। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से पेपर सॉल्व देखा होगा और किया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेगा टेस्ट के सॉल्यूशन में, तब तक सबको जय श्री कृष्ण।